बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं आज की विषय वस्तु क्या है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि मानव वन्य जीव संघर्ष चर्चा में क्यों है और मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है, इसके कारण क्या है और इसके परिणाम क्या मिल रहे हैं हमको, और आगे का रास्ता भी जानेंगे। संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर क्या हो सकता है और अंत में कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक दैनिक भास्कर अखबार की क्लिपिंग लगी हुई है और ये हमें बताएगा कि चर्चा में क्यों है मानव वन्य जीव संघर्ष। साथियों, एक आदमखोर मादा तेंदुए ने बैकुंठपुर जनकपुर के करीब 3 लोगों की जान ले ली और 38 दिन से जो स्थानीय लोग हैं वे भयंकर खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसी कोई न कोई खबर आप प्रतिदिन पढ़ते होंगे और मानव वन्य जीव संघर्ष छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं वरन पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। तो एक सिविल सेवक का दायित्व है कि इस विषय को भली भांति समझ ले, तो वही करने आज हम लोग जा रहे हैं। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और कुछ आंकड़ों को देखते हैं। ये आंकड़े हमें बताएंगे कि कितनी संकट गंभीर है। तो देखते हैं 2018-19 से 2020-21 तक तो लगभग 2 सालों में 222 हाथियों की मौत विद्युत धारा वाली जो फेंसिंग होती है उसके चपेट में आने से हो गई। 29 हाथियों को तो शिकारियों ने मार डाला और 11 को तो जहर ही दे दिया गया। ये आंकड़े हाथियों के हैं, बाघों पर भी तो नजर डालना है, बुरा नहीं मान जाएगा। 2019 और 2021 के बीच में 29 जो बाघ थे वो अवैध शिकार से मारे गए। अवैध शिकार को पोचिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, यह कभी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस शब्द का जुड़ाव किस क्षेत्र से है। जबकि 197 जो बाघों की मौत हुई है उसकी जांच अभी चल रही है। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं कि पिछले 3 वर्षों में हाथियों के हमलों से 204 लोग मारे गए हैं और फसल नुकसान के 66,582 मामले आए हैं और घरों को नुकसान के मामले में 5,047 मामले आए हैं। तो आपको ये आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति बहुत विकट है और इसके लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष है क्या। मानव वन्य जीव संघर्ष का जो अभिलिखित इतिहास है उससे भी पुराना यह घटना है। किस्से कहानियों में हम लोग आदमखोर जानवरों की कहानियां सुनते रहे हैं, लेकिन उसी समय कुछ अच्छे जानवर भी उसी किस्से कहानी में होते थे। तो मानव वन्य जीव संघर्ष तो सदियों से होता आ रहा है, यह उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। साथियों, लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद से वनों का क्षेत्र घटता गया और मानव और वन्य जीव के बीच संपर्क बढ़ता गया और संघर्ष भी इसी के साथ बढ़ते गए। लेकिन स्थिति आज विकराल रूप में आ गई है। कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन। तो आइए जान लेते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है। साथियों, यह संघर्ष है तो संघर्ष में 2 पक्ष होते हैं, एक मानव है और दूसरा यहाँ पर वन्य जीव है। इस वन्य जीव में कभी हाथी हो सकता है, कभी तेंदुआ हो सकता है, कभी बाघ हो सकता है, तो कभी लगड़बग्घा हो सकता है। मानव और वन्य जीव जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जब यह एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो परिणाम कुछ सही नहीं निकलता है। कभी मानव को नकारात्मक रूप से असर होता है, वन्य जीव जैसे तेंदुआ कभी मानव के जान ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हाथी का। जब भी हाथी और मानव का संपर्क होता है और अगर एक मानव एक हाथी है तो जीतेगा कौन? हाथी ही जीतेगा। उत्तर बहुत सरल है। तो कभी कभी मानव की हत्या हो जाती है, मानव के फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं ये, क्योंकि हाथी के लिए जो धान का पौधा गन्ना बहुत स्वादिष्ट होता है तो ये फसल की चाह में आते हैं, फसल को खाते भी हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। कभी कभी घरों को गिरा देते हैं
और जब ये घटनाएं होती हैं तो मानव आक्रोश में आकर फिर इन हाथियों को मारने लगता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब मानव और वन्य जीव के बीच अंतःक्रिया हुई तो दोनों ही पक्षों को नुकसान हो रहा है, कभी मानव को होगा तो कभी वन्य जीव को होगा। तो साथियों, यह किसी के लिए भी सही नहीं है। संघर्ष, युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं होता है। युद्ध संघर्ष में केवल घृणा, हिंसा, छल ही जीतता है और युद्ध में सदैव मानवता का, भलाई का, दया का हार ही होती है। तो यहाँ भी वही होगा कि दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंच रहा है। अभी आप ये हाथी को देख रहे हैं, यह गांव तक पहुंच आया है और फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हाथी ने मानव के लिए संकट उत्पन्न किया और मानव ने यहाँ वन्य जीव के लिए संकट उत्पन्न किया। तो ये तस्वीर बता रहे हैं आपको कि दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए मानव और वन्य जीव संघर्ष सही नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं परिभाषा को। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच कोई भी पारस्परिक क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यह जो अंतर क्रिया है, इसी को पारस्परिक क्रिया कहा जा रहा है। मानव के जीवन पर, पालतू पशुओं पर, फसल, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर। अब 38 दिन से वहां पर तेंदुआ था, 3 लोगों की जान ले लिया, तो भला घर से कौन बाहर निकलेगा? सबको तो मानसिक तनाव है। तो ये मानव वन्य जीव संघर्ष मनोवैज्ञानिक तनाव लेकर भी आता है। आगे देख रहे हैं इसका असर वन्य जीवों की आबादी के संरक्षण पर, पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। तो सभी पक्षों पर जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव है, इसीलिए इसको रोकने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय आबादी इस जानवर को, इस वन्य जीव को दौड़ा रही है। यहाँ तो स्थिति बहुत ही भयंकर है। सर में हांडी ही चला गया है, अब बेचारा करे तो करे क्या, देख नहीं सकता, ना ही भाग सकता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं और यह देश भर में हो रहा है और बहुत ही विकट समस्या हो चला है। आइए जानते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण क्या है और किन परिस्थिति। अब देखिए, मानव वन्य जीव में संघर्ष तभी होगा जब वो आमने सामने आएंगे। तो आइए देखते हैं कब वो आमने सामने आ जाते हैं। आवास का विनाश। आवास का विनाश है का अर्थ है साथियों कि जो वन्य जीव होते हैं वह वनों में निवास करते हैं और वनों का जो दायरा है वो लगातार संकुचित होता जा रहा है। हमको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में भले ही दिखता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जैसे अभी भारत में जो वन आवरण है 21.71% है और जो वृक्षा आवरण है वह 2.91% है। अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में जो वन आवरण है वो 44.21% है और अगर वृक्षा आवरण की बात करें तो 3.96% है। और अगर कुल वन क्षेत्र की बात करें तो यह 24.62% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के, और यह आ जाएगा 45.17%। तो यहाँ हमको बढ़ा हुआ अवश्य ही दिखता है। यह आंकड़ा तो ISFR 2021 का है, अगर यह आंकड़ा आप 2019 का देखेंगे तो बढ़ा हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन वन क्षेत्र वास्तविकता में बढ़ नहीं रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब इसका आप बारीकी सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो ज्ञात होगा कि ये जो वनों में वृद्धि हुई है ये वानिकी के तहत हुई है। चाय बागानों को भी इसमें जोड़ दिया गया है और नारियल के जो प्लांटेशन जो क्षेत्र है उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। इसका तकनीकी रूप से परिभाषा को देखेंगे वन आवरण का और वन क्षेत्र का, तब हमें यह स्थिति ज्ञात होती है। तो अगर मानव वन्य जीव संघर्ष का कोई सबसे बड़ा कारण है तो उनके आवास में कमी। अब मानिए आवास में कमी होगा तो कुछ जंतु तो बाहर आएंगे ही, क्योंकि अब उनका घर का दायरा कम हो गया, उनके विचरण करने का दायरा कम हो गया, तो वे तो गांव की तरफ आएंगे ही। लेकिन हमें यहाँ सोचने की जरूरत है कि वह हमारे क्षेत्र में आए हैं कि हम उनके क्षेत्र में चले गए हैं। साथियों, तो हमने उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, वन भूमि का हम लोगों ने विनाश किया है और वन भूमि को कृषि भूमि में औद्योगिकीकरण में विकास के लिए उसका लगातार क्षरण किया है।
तो आवास में कमी सबसे बड़ा कारण है, और आवास में कमी होगा भाई उनको तो जो वन है उनका आवास क्षेत्र है और उनको भोजन भी देता है, तो अगर वनों का दायरा कम होगा तो उनके लिए भोजन की उपलब्धता भी कम होगी। तो जो वन्य जीव होंगे वो भोजन की तलाश में भी ग्रामीण इलाकों की तरफ गमन करेंगे। तो ये जो भोजन की कमी है ये भी सर्व प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन ये भोजन में कमी क्यों आ रही है, तो एक कारण है उनके आवास में कमी। तो साथियों, आवास विनाश सबसे बड़ा कारण है, और इसका कारण क्या है, तो निर्वनीकरण से आवास में विनाश हो रहा है, कृषि भूमि में विस्तार हो रहा है बढ़ती जनसंख्या के साथ, शहरीकरण के कारण उनका जो आवास है, हैबिटेट है, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, मानव अतिक्रमण करता जा रहा है, अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, अतिचारण से जो भूमि होती है मरुस्थलीय मृदा में तब्दील हो जाती है, और जो जंतु वहां चारण कर रहे थे, हिरण चारण कर रहा था, अब हिरण वहां चारण नहीं कर पाएगा, और हिरण चारण नहीं करेगा तो बाघ किसको खाएगा, फिर बाघ भोजन की तलाश में स्थानीय समुदाय की ओर बढ़ता है। आगे देखते हैं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ। साथियों, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक हैं उनके अनुसार जो हाथी है वह धान और गन्ना को बहुत पसंद करता है, बहुत प्रेम करता है। अब वह अपने जंगली खाद्य पदार्थों से ज्यादा पसंद करने लगा है धान और गन्ना को। धान ही, गन्ना नहीं, महुआ को भी। महुआ को भला कौन पसंद नहीं करता है, मानव इसके पीछे लगा रहता है। तो हाथी नहीं करेगा क्या, हाथी भी करेगा। तो ये जो देख रहे हैं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, इसका मतलब है जो वन्य जीव हैं उनको स्थानीय आबादी के आसपास उनके खेतों में स्वादिष्ट भोजन मिलता है, और उनको लगता है ये भोजन हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसीलिए भी वे ग्रामीण इलाकों की तरफ चल पड़ते हैं। ग्रामीण इलाके का मतलब अर्थ मेरा यह है साथियों कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, सामुदायिक आरक्षित है और संरक्षण आरक्षित है, उसके करीब जो लोग रहते हैं, उसके करीब जो गांव बसे हैं वहां से हैं, क्योंकि ये वन्य जीव कहाँ आएंगे, तो वनों के करीब वाले इलाकों में ही। आगे बढ़ते हैं, प्रजातियों का व्यवहार एवं सामूहिक ढांचा, और कई प्रजातियों का व्यवहार को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। कई प्रजाति जो होते हैं मौसम में बदलाव के अनुसार प्रवास करते हैं, और एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में प्रवास करेंगे तो बीच में तो ग्रामीण इलाका आएगा ही आएगा। कोई जंतु होता है वो दिन भर में बहुत ज्यादा दूरी तय करती है, जैसे हाथी एक दिन में 18 किलोमीटर की दूरी लगभग तय कर लेती है। तो उतना आवास क्षेत्र भी तो होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो वो तो आएगा ही आएगा ग्रामीण इलाकों में। आगे देखते हैं विकास कार्य, सड़क, रेलवे, जो सड़क और जो रेलवे होते हैं वो प्राय वन क्षेत्र से गुजरते हैं, विशेष रूप से जो नेशनल हाईवे होता है और जो रेलवे होते हैं। औद्योगिकीकरण, आपने कोई उद्योग खोल दिया, आप वहां खनन कार्य कर रहे हैं, खनन से बहुत तेज आवाज होती है, और उस तेज आवाज से हाथी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम पर कोई खतरा आ रहा है, फिर वो जैसे ही मानव देखते हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं। गरीबी, साथियों, संसाधनों की कमी और गरीबी ग्रामीण निवासियों को वनों की तरफ जाने के लिए आकर्षित करती है, वन संसाधनों के प्रयोग पर, और वहां जाएंगे फिर से आमना सामना होगा और किसी एक पक्ष को तो नुकसान होना ही होना है। तो गरीबी को भी दूर करना पड़ेगा। विदेशी प्रजातियों का आगमन, जैसे कि लेंटाना कमारा का विस्तार संपूर्ण भारत भर में हो गया है, और यह एक बहुत ही घटिया प्रकार का पादप है जो किसी कार्य का नहीं होता है, और इसका प्रसार वनों में होता जा रहा है। वहां जो पहले उपयोगी घास के पौधे थे जिनको वन्य जीव चरते थे, अब उनकी जगह यह ले रहा है। और अगर घास चरने वाले जीवों की संख्या कम होगी तो भला तेंदुआ क्या खाएगा, तेंदुआ को तो आना ही है। हाथी का अगर भोजन नहीं रहेगा, उसकी जगह लेंटाना कमारा ले लेगी, तो हाथी क्या करेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा गांव की तरफ। जलवायु परिवर्तन तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है पूरे विश्व के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, या तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, निर्णय तो लेना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से
ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ताप लगातार बढ़ रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, जीव जंतु प्रवास की तरफ हैं। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर तापमान बढ़ने के कारण जल स्रोत सूख जाएंगे तो हाथियों को तो बड़ी जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका रंग काला होता है, तो वहां से वाष्पन अधिक होता है, परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। और अगर जल स्रोत नहीं होंगे वनों में तो उनको तो बढ़ना ही है गांवों की तरफ। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि, जितना ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगा उतना अधिक मानव अधिवास की जरूरत पड़ेगी, उतना ही अधिक हमें कृषि भूमि की भी जरूरत पड़ेगी और वनों का दायरा सिकुड़ता जाएगा। पोचिंग यानी कि अवैध शिकार हाथी दांत के लिए होता है। एक सींग वाले गैंडे के सींग का तस्करी किया जाता है और जो वन्य जीव होते हैं उनके छालों का प्रयोग किया जाता है। कई लोग जंगली जानवरों के मांस खाने को गौरव का विषय समझते हैं, तो जंगली जानवर भी तो खाएंगे मानव का मांस। आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी तो करेंगे। तो कुल मिलाकर ये देख रहे हैं, ये जो कारण है यह सर्व प्रमुख कारण है मानव वन्य जीव संघर्ष के। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये देख रहे हैं सड़क, जैसा कि इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि विकास के कार्य किस तरीके से, तो ये विकास के कार्य हैं। सड़क तो विकास का रीढ़ होता है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। ये महोदय बाइक में चले जा रहे हैं तो आगे जाकर दुर्घटना हो सकती है और होती भी है। न जाने कितने वन्य जीव जंतु साल भर में ऐसे ही टकराकर मर जाते हैं। ये हाथी अब क्या करेगा बेचारा, वो थोड़ी जान रहा है कि ये ट्रेन आ रही है, टकराएंगे मौत हो जाएगी। ये देख रहे गाड़ी वाला चला गया इसको। अब क्या है, देख रहे हैं विकास के कार्य से कैसे वन्य जीव जंतुओं की मौत हो रही है। आइए देखते हैं इसके परिणाम क्या निकलेंगे। जैव विविधता की हानि साथियों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार जैव विविधता के जो खतरा है उसमें सबसे बड़ा खतरा मानव वन्य जीव संघर्ष है। अगर मानव वन्य जीव संघर्ष इसी तरीके से चलता रहा तो बायोडाइवर्सिटी कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगी और पृथ्वी विनाश की तरफ बढ़ेगा। साथियों, अगर इस पृथ्वी पर मानव जीवन को बसाना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना होगा, अपनी खाद्य श्रृंखला को, अपने खाद्य जाल को मजबूत करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जूनोटिक बीमारी का प्रसार, जैसे क्यासा नूर वन रोग जो कर्नाटक में फैला हुआ है, निपा वायरस जो केरल में है, कोरोना वायरस का दंश तो हम लोग झेल ही रहे हैं। ये सभी जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब होता है ऐसा रोग जो जानवरों से मानव में आया है। आज वनों का दायरा सिकुड़ रहा है, जंगली जानवर मानव अधिवास की तरफ आ रहे हैं, मानव जंगलों की तरफ जा रहा है। तो वैसे में कई ऐसे सूक्ष्म जीव मानव में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हम लोग का सामना कभी नहीं हुआ था। आगे चलकर वह महामारी के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं वह ये मानव वन्य जीव संघर्ष का परिणाम है। संरक्षण के प्रयासों में कठिनाई साथियों, भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 565 है, नेशनल पार्क 106 है, टाइगर रिजर्व 53 है और अगर हम लोग देखें तो एलिफेंट रिजर्व की संख्या 33 है। और अगर कम्युनिटी रिजर्व की बात करें, कम्युनिटी रिजर्व की, तो इसकी जो संख्या है 219 है और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो उनकी संख्या 100 है। वन्य जीव अधिनियम, यही अधिनियम जो है मानव पशु संघर्ष के रोकने के लिए है। वन्य जीव अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार इतने संरक्षण क्षेत्रों का जिक्र है। ध्यान रखिएगा, एलिफेंट रिजर्व का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और ये आप देख रहे हैं सामुदायिक आरक्षित और संरक्षण आरक्षित का उल्लेख है। और इन सब का उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। तो इस बात को भी बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर मानव वन्य जीव संघर्ष के रोकथाम के लिए अगर कोई कानून जिम्मेदार है
तो वह है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इतने प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों का वहां जिक्र है। अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा रक्षा कर रहे हैं वन्य जीवों का, इससे स्थानीय आबादियों के हितों का भी प्रभाव हो रहा है। जनजातियों को वन क्षेत्र से उनको बेदखल कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, तो फिर वन्य जीवों का संरक्षण हो पा रहा है। और अगर इस तरीके से मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ेंगे, वन्य जीवों की लगातार हत्या होती रहेगी, तो भला इस संरक्षण के प्रयास का क्या ही अर्थ है। स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय समुदायों पर भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। उनकी फसल नष्ट हो जाते हैं और कई वर्षों के मेहनत से घर बनता है, घर भी ढह जाता है और उससे भी ज्यादा कई लोगों का तो जान ही चला जाता है इस संघर्ष से। पारिस्थितिकी अस्थिर हो जाएगी, मानव और वन्य जीव एक दूसरे से लड़ेंगे तो संपूर्ण इकोलॉजी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, खाद्य जाल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, परिणाम को जान लेने के बाद हम लोग आते हैं कि संघर्ष से सह अस्तित्व की तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो हम लोगों को इसका उत्तर मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में इसकी बात कही गई है, ये जो कुछ कदम बताए गए हैं और आइए उन्हीं कदमों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सुझाए गए ये कदम हैं, आइए देखते हैं। एकीकृत ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो संघर्ष क्यों हो रहा है और उस संघर्ष के रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक पद्धतियां प्रचलित हैं। इसमें हम लोगों को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना होता है कि कॉरिडोर कहां से जा रहा है और किस प्रकार की समस्याएं हैं, वहां की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। इन सभी को यहाँ पर सबसे पहले यानी मूलभूत चीजों को समझा जाता है। अगर सरगुजा क्षेत्र में हाथी और मानव के बीच में संघर्ष है तो वहां किस प्रकार का संघर्ष है, क्यों हाथी मानव अधिवास की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे है मिटिगेशन, शमन करना है, रोकना है, जो लॉस की डिग्री है उसको हमको कम करना है। इसके लिए अगर फसल का नुकसान होता है तो स्थानीय आबादियों को बीमा प्रदान कर दिया जाता है, उनको हम लोग रोजगार दे सकते हैं, वैकल्पिक रोजगार दे सकते हैं। तो हमें समन भी करना है, रिस्पांस करना है, यानी कि रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। अगर गांव वाले कोई भी जंतु देखते हैं, वन्य जंतु, तो उनको खबर करना चाहिए वन विभाग को, और वन विभाग के पास इसके लिए टीम भी होनी चाहिए और रिपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे हैं प्रिवेंशन को हम लोग जो बाउंड्री होता है फॉरेस्ट का या वन क्षेत्र का, वहां हम लोग बाड़े लगा सकते हैं। पॉलिसी हम लोग को नीति निर्माण करना पड़ेगा इसके लिए, और कई कानून हमारे देश में लागू हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव अधिनियम 1972, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और इन सभी कदमों की हमने मॉनिटरिंग करनी है। तो साथियों, इंटीग्रेटेड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि इसमें वन्य जीवों के बारे में भी सोचना है और स्थानीय आबादियों के बारे में सोचना है, क्योंकि इसमें दो ही पक्ष हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष में कौन मानव शामिल है, तो स्थानीय आबादी शामिल है। तो इन दोनों के बारे में सोचकर जो डिसीजन लिया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, उसे ही एकीकृत ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन कहा जाता है। और इसमें हम लोगों को स्थानीय समुदाय को भी लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग अभी कुछ स्लाइड्स पहले पढ़े थे कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संरक्षण आरक्षित और सामुदायिक आरक्षित की बात की गई है, तो उसको और अधिक व्यापक रूप से मजबूत किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों को भी इसके लिए खबर की जा सकती है, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण अभियान, वहां के लोगों को, स्थानीय आबादियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि जब भी आप वन्य जीव देखते हैं तो किस तरीके से
पे आप रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा अभी जो स्थानीय आबादी होते हैं उनको हम लोगों को फसल से किसी और की ओर मोड़ना पड़ेगा। उनको हम लोग किसी और विधा में प्रशिक्षण दे सकते हैं और उनको खेती से किसी और कार्य में लगा सकते हैं। फसल कम होंगे तो हाथी भी कम आएंगे। वनीकरण करना होगा ताकि उनके आवास का दायरा बढ़े और पुनः वनारोपण करना पड़ेगा। वनीकरण का मतलब होता है साथियों एफॉरेस्टेशन, और एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि उस भूमि में वन डेवलप करना जहां पहले कोई भी वन नहीं था। पुनः वनरोपण का मतलब होता है वे भूमि जहां पर पहले वन था लेकिन किसी कारणों से वो नष्ट हो गया था, अब फिर से वहां वन लगाना पुनः वनरोपण कहलाता है। पारिस्थितिकी स्वस्थ रहेगा, पारिस्थितिकी को स्वस्थ रखना है, जलवायु परिवर्तन को कम करना है, प्रदूषण को हमें कम करना है और सतत विकास और धारणीय विकास में तो साथियों यही है कि जो मानव है अपना विकास तो करे लेकिन अपने विकास के साथ पर्यावरण का भी विकास वो करता रहे। अगर हम लोग सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, अगर हम लोग पारिस्थितिकी को स्वस्थ रखते हैं और वनीकरण, पुनः वनारोपण, कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो निश्चित रूप से ही हम लोग मानव वन्य जीव संघर्ष को रोक सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं अगले स्लाइड्स की ओर और अंत में एक कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग आइए हल कर लेते हैं। मानव पशु संघर्ष के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। जूनोटिक रोग का खतरा बढ़ जाता है मानव पशु संघर्ष से। जी हां साथियों, जूनोटिक रोग का खतरा बढ़ ही जाता है। अभी हम लोग देखें तो निपाह वायरस, क्यासा नूर वायरस, कोरोना वायरस, ये सभी जूनोटिक रोग के ही उदाहरण है। तो यह वाला कथन सही होगा। इससे संबंधित मुख्य कानून वन्य जीव अधिनियम 1972 में है, इसका भी हम लोगों ने सीखा तो यह भी कथन सही होगा। विकास के कार्य इसके मजबूत कारणों में से एक है। हाँ, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो रोड्स हैं, जो रेलवे है, वहां पर कई बाघों की मौत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। फलदार वृक्ष का रोपण इसके रोकथाम के लिए किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वह मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए वनों में फलदार वृक्षों का रोपण कर रही है और इसके लिए उन्होंने सीड बॉल तकनीक को अपनाया है। सीड बॉल तकनीक से जल्दी ही वृक्ष बड़े हो जाते हैं, उनमें जल्दी ही फल लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड से भी बात किया है। मार्कफेड का मतलब है छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित, जो धान खरीदी का कार्य करता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मार्कफेड को यानी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान खरीदी के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। तो जो वन विभाग है मार्कफेड के संपर्क में है और जो वन विभाग है मार्कफेड से धान की खरीदी करेगा और इस धान को फिर हाथियों को खिलाएगा ताकि जो हाथी हैं लोगों के फसलों को न खाएं, लोगों के धान को न खाएं। तो ये छत्तीसगढ़ मुख्यतः दो कदम है जिस पर विचार कर रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो तीनों ही कथन सही नजर आते हैं, इसीलिए विकल्प चौथा सही होगा। मानव पशु संघर्ष से आप क्या समझते हैं, समझाइए, बता तो दिए हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।